तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने साइंस में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट किया था और वहाँ पे जो हमारा प्रीवियस क्लास का लेक्चर था वहाँ पे हम लोगों ने मैग्नेटिक, प्लीज सारे बच्चे यहाँ ध्यान दे दो, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में समझा था, साथ में हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में समझा था और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टी के बारे में हम लोगों ने डिस्कशंस किया। सारे बच्चों को याद है या नहीं है? अगर याद नहीं है तो प्लीज एक बार रिकॉल करो, एनसीईआरटी बुक को थोड़ा सा पढ़ लिया करो ताकि सारी चीजें याद रहे। आपको मालूम है कि अगर साइंस की क्लास है ना, तो साइंस की क्लास में जो पिछला लेक्चर हुआ है उसके करस्पॉन्डिंग जो भी एनसीईआरटी बुक में टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है ना, उसको पढ़ के आना है ताकि आप कनेक्ट कर सकें अगले लेक्चर के साथ, ठीक है। तो पिछले लेक्चर का थोड़ा सा जानकारी आपको होना चाहिए, ठीक। सो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, ये पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है ना। नहीं, ये टॉपिक तो हम लोगों ने कर लिया है। आज का टॉपिक हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। अगर किसी भी स्ट्रेट कंडक्टर से अगर करंट फ्लो कर रहा है तो किस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जाएगा, इसके बारे में हम लोग आज सीखने वाले हैं। हम लोगों ने ये सीख रखा है कि किसी भी कंडक्टर से अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो उसके सराउंडिंग में, उसके चारों तरफ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जाएगा या मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस किया जाएगा। ये हमने पहले से ही समझ रखा है और जान रखा है। आज के ड्यूरेशन में हम लोग ये समझ रहे हैं कि किसी भी स्ट्रेट कंडक्टर से अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है तो किस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, उसकी क्या प्रॉपर्टी होगी, उसका स्ट्रेंथ क्या होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, इसके बारे में हम लोग डिस्कशंस करने वाले हैं। So what determines the pattern of the magnetic field generated by the current through a conductor? Does the pattern depends on the shape of the conductor? We shall investigate this with an activity. So किसी भी कंडक्टर से अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है तो उस इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के कारण मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस होगा ही, लेकिन क्या प्रश्न ये उठता है कि अगर हम लोग जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके शेप में कोई बदलाव लाए, वहां पे कॉइल ले या स्ट्रेट कंडक्टर ले या सोलेनॉइड ले, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा उसमें चेंजेस आएगा या उसके डायरेक्शन में चेंज आएगा, इसको हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। सो अभी हम लोगों ने सबसे पहले एक स्ट्रेट कंडक्टर लिया है और उस स्ट्रेट कंडक्टर से अगर करंट फ्लो करवाएंगे तो किस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, इसको जरा हम लोग समझेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे कह रहा है, इस एक्टिविटी में कह रहा है, टेक अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट, अ वेरिएबल रेजिस्टेंस or a rheostat and ammeter 0.5 ampere is a plug key, a connecting wire and a long straight thick copper wire. ये सारी चीजें आपको ले लेनी है। Insert the thick wire through the center normal to the plane of a rectangular cardboard and take care that the cardboard is fixed and does not slide up and down. तो इस तरीके का आपको अरेंजमेंट प्रिपेयर कर लेना है। क्या किया है हमने, तो एक सर्किट डिजाइन किया है। इस सर्किट में एक प्लग की है, एक यहाँ पे बैटरी है, यहाँ पे हमने एमीटर कनेक्ट कर रखा है और यहाँ पे हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस है और इन दोनों एंड के बीच में हम लोग ने एक कॉपर वायर कनेक्ट की है और इस कॉपर वायर को हमने एक रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड से क्रॉस करवाया है होल करके और इस तरीके से यहाँ पे फिक्स किया है कि ये हमारा कार्डबोर्ड ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ नहीं जाना चाहिए, ठीक है। समझ में आया ये पूरा अरेंजमेंट, ठीक है। अब हमने क्या किया इस अरेंजमेंट में कि करंट फ्लो करवाया, connect the copper wire vertically between the point x and y as shown in the figure 12.6a in series with the battery, a plug and key. Sprinkle some iron filling uniform on the cardboard और इस कार्डबोर्ड पे हमने आयरन फिलिंग का स्प्रिंकल किया है, ठीक है। कीप द वेरिएबल ऑफ द रियोस्टेट at a fixed point and note the current through the ammeter. हमने यहाँ पे वेरिएबल जो रेजिस्टेंस है उसको एक फिक्स पॉइंट पे फिक्स किया और स्विच को ऑन करके हमने एमीटर के थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है इस कंडक्टर से होके इसको मेजर किया। क्लोज द की सो दैट द करंट फ्लोज थ्रू अ वायर, इंश्योर
that the copper wire placed between the points X and Y remains vertically straight. Gently tap the cardboard a few times. Observe the pattern of the iron filling. You would find that the iron filling align themselves, showing a pattern of concentric circle around the copper wire. तो आप देखेंगे कि इस तरीके से जब आयरन फिलिंग आप ने स्प्रिंकल कर रखा है कॉपर वायर के चारों तरफ, और जैसे ही आपने करंट यहाँ से फ्लो करवाना स्टार्ट किया और आपने एक बार इस कार्डबोर्ड को टैप करोगे तो आप देखोगे कि आयरन फिलिंग एक सर्टेन पैटर्न में रीअरेंज हो गई है। वो सर्टेन पैटर्न क्या है? तो कोसेंट्रिक सर्किल के फॉर्म में आयरन फिलिंग हमारा क्या है? डिस्पर्स हो गया है, फैल गया है। ठीक है, जिसका सेंटर कहाँ पे है? तो सेंटर इस वायर के ऊपर में है और कोसेंट्रिक सर्किल के फॉर्म में आपका क्या है? आपको आयरन की जो डस्ट है वो फैले हुए आपको दिखेंगे। ठीक है, सो व्हाट डज द कोसेंट्रिक सर्किल रिप्रेजेंट? दे रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये कोसेंट्रिक सर्किल किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है? हाउ कैन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी फाउंड? प्लेस अ कंपास एट द पॉइंट ओवर द सर्किल, ऑब्जर्व द डायरेक्शन ऑफ द नीडल। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो कोसेंट्रिक सर्किल के फॉर्म में आयरन फिलिंग हमारा डिस्पर्स हुआ है, इस ये जो डिस्पर्सल ऑफ आयरन फिलिंग है ये क्या बता रहा है? तो ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे पता चलेगा? तो इस कोसेंट्रिक सर्किल पे आप मैग्नेटिक कंपास रखो। अब मैग्नेटिक कंपास नीडल का जो नॉर्थ एंड होगा वो जिस डायरेक्शन में होगा वही डायरेक्शन हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ठीक है, समझ में आई बातें? So place the compass at a point over a circle. Observe the direction of needle and the direction of the north pole of the compass. Needle would give the direction of the field lines produced by the electric current through a straight wire at the point P. Show the direction by an arrow. Does the direction of magnetic field lines get reversed if the direction of current through the straight copper wire is reversed? Check it. ठीक है, तो इस अब एक्टिविटी को पूरा हम लोग एनालाइज करते हैं और यहाँ से क्या क्या सीखने को मिलता है इसको पहले हम लोग देख लेते हैं, फिर लिटरेचर के साथ साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना? तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे आपने सबसे पहले कंपास नीडल को आप इस लोकेशन पे प्लेस करो, सबसे पहले ये लोकेशन, फिर इस लोकेशन, फिर इस लोकेशन। आप देखोगे कि वायर के एक सर्टेन डिस्टेंस है, मान लो कि वायर का जो एक सर्टेन डिस्टेंस, ये सर्टेन डिस्टेंस है ना इस पॉइंट से, यानी कि इसके चारों तरफ ये डिस्टेंस क्या है? इस वाले पॉइंट से फिक्स है। आप देखोगे इस चारों, प्लीज यहाँ पे सारा ध्यान दे दो, ठीक है ना? आप देखोगे कि मैग्नेटिक कंपास निडल को जब आप यहाँ पे रखोगे तो मैग्नेटिक कंपास के निडल में जितना डिफ्लेक्शन यहाँ पे आएगा उतना ही यहाँ पर भी आएगा, वहां उतना ही यहाँ पर भी आएगा, वहां उतना ही यहाँ पर भी। सो इस सर्किल पे कहीं पर भी अगर कंपास निडल को आप प्लेस करोगे तो आप देखोगे कि कंपास निडल में डिफ्लेक्शन उतना ही आएगा। सो ये बता रहा है कि अगर ये हमारा स्ट्रेट कंडक्टर है तो कंडक्टर के 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे जो चारों तरफ हमारा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा? एक जैसा। पहली बात। दूसरी बात कि जिस डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक कंपास का नॉर्थ एंड होगा वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा? डायरेक्शन होगा। अगर नॉर्थ एंड इस डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, अब आपने प्लेस यहाँ पे किया और इसका नॉर्थ इस डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये डायरेक्शन हमारा मैग्नेटिक फील्ड का होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे पता लगेगा? तो मैग्नेटिक कंपास को आप एक पॉइंट पे प्लेस करो और उस पॉइंट पे उस मैग्नेटिक कंपास के नॉर्थ एंड जिस डायरेक्शन को पॉइंट आउट करेगा वही डायरेक्शन हमारा मैग्नेटिक फील्ड का होगा। समझ में आई? क्या? मैग्नेटिक कंपास को कभी भी आप फ्रीली सस्पेंड करोगे तो उसका जो नॉर्थ एंड है हमेशा ही नॉर्थ डायरेक्शन में होगा। ठीक है, समझ में आ रही है बातें? तो इस तरीके से मैग्नेटिक कंपास के निडल जिस डायरेक्शन में आपने प्लेस ऐसे कर दिया है, अब मान लो कि आपका निडल इस डायरेक्शन में है तो यही डायरेक्शन अपने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। समझ में आई बात? सो आप देखोगे कि अगर ये वायर है और इस वायर के 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे पॉइंट क्या होगा? एक सर्किल का फॉर्मेशन करेंगे और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा?
यूनिफॉर्म होगा। बट जैसे ही आप थोड़े से बड़े सर्किल पे जाएंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लिया मैंने 6 सेंटीमीटर कर दिया, तो 6 सेंटीमीटर पे इस तरीके से चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, एक जैसा होगा। बट अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ आप मेजर करोगे तो आप पाओगे कि जहां पे आपका कॉपर वायर है, कॉपर वायर से जितना आप नजदीक होगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा होगा, और जैसे जैसे हम लोग कॉपर वायर से दूर जाते रहेंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, ग्रेजुअल रिड्यूस होता हुआ चला जाएगा। समझ में आई बात? यानी कि मैग्नेटिक कंपास को अगर यहाँ पे रखेंगे तो उसके निडल में यहाँ पे डिफ्लेक्शन क्या होगा, यहाँ के डिफ्लेक्शन से यहाँ का डिफ्लेक्शन क्या आएगा, ज्यादा आएगा, और ये ज्यादा डिफ्लेक्शन ये शो करता है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस पॉइंट। बट अगर इस पॉइंट का डिस्टेंस इस सेंटर से 6 सेंटीमीटर है तो 6 सेंटीमीटर के हर एक डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, एज इट इज होगा। समझ में आ रही है बातें? सो ये सारा कंक्लूजन आप ड्रॉ करोगे इस एक्टिविटी से। एक कंक्लूजन और भी ड्रॉ किया जा सकता है, जैसे ही आप देखोगे कि करंट के डायरेक्शन को आप रिवर्स करोगे। अभी हमने बैटरी को कैसे कनेक्ट किया है, तो बैटरी को इस तरीके से कनेक्ट किया कि पॉजिटिव टर्मिनल इधर है और नेगेटिव टर्मिनल इधर है, और यहाँ पे हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ये है, इस डायरेक्शन में है। सो बेसिकली जैसे ही आप करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करोगे, यानी कि बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल आप यहाँ रखेंगे और पॉजिटिव टर्मिनल इधर रखेंगे, तो कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। तो आप देखोगे मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, एक चीज ये आपको ऑब्जर्वेशंस में आई। ठीक, तो क्या क्या ऑब्जर्वेशंस में अभी तक हम लोगों ने सीखा? तो पहली बात तो हमने ये सीखी कि अगर आपका स्ट्रेट कंडक्टर है तो स्ट्रेट कंडक्टर के चारों तरफ का मैग्नेटिक फील्ड इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय अ कोसेंट्रिक सर्किल। किसके थ्रू रिप्रेजेंट किया जाएगा, कोसेंट्रिक सर्किल। जिसका सेंटर किस पे होगा, तो सेंटर आपका उसका होगा आपके वायर पे होगा। ठीक है ना, अगर ये वायर है तो जितने भी कोसेंट्रिक सर्किल्स आपने ड्रॉ किए उसका सेंटर क्या है, इट विल बी ऑन द वायर। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जैसे जैसे आप वायर से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होता चला जाएगा, और जैसे जैसे आप वायर के पास आएंगे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या है, बढ़ता चला जाएगा। तीसरी बात यह है कि अगर आप करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। चौथा क्या है कि जैसे कि यहाँ पे हमने वेरिएबल रेसिस्टेंस लगा रखा है, तो रेसिस्टेंस के बढ़ाने पे आपका करंट की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, और जैसे जैसे हमने रेसिस्टेंस की वैल्यू घटाओगे तो करंट की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। और आप ये पाओगे कि जैसे जैसे आप करंट की वैल्यू बढ़ाते चले जाएंगे आप देखोगे कि मैग्नेटिक फील्ड का भी स्ट्रेंथ क्या है, बढ़ता जाएगा। किसी भी एक पॉइंट पे आप मैग्नेटिक कंपास को रख दो, किसी भी एक पॉइंट पे। अब इस मैग्नेटिक कंपास के पोजीशन को चेंज मत करो, बट इधर करंट की मैग्नीट्यूड को चेंज करते रहो, तो आप देखोगे कि जब करंट का मैग्नीट्यूड कम होगा तो मैग्नेटिक कंपास के निडल में डिफ्लेक्शन कम आएगा, और जैसे जैसे आप करंट की मैग्नीट्यूड को बढ़ाते जाएंगे आप मैग्नेटिक कंपास निडल में स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शंस को डिटेक्ट करोगे या ऑब्जर्व करोगे। तो इतने सारी चीजों को आप ऑब्जर्व करोगे जब आप ये एक्टिविटी परफॉर्म करोगे। ठीक है, अब इन एक्टिविटी से क्या क्या कंक्लूजन मिला है उसको यहाँ पे सम अप किया गया है, इसको अभी हम लोग पढ़ेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये डिस्कशन है, तो सारे बच्चों को अच्छे से पार्टिसिपेट करके इसको लर्न करने का ट्राई करना है। ठीक है, सो व्हाट हैपेंस टू द डिफ्लेक्शन ऑफ द compass needle placed at a given point if the current in copper wire is changed. To see this, vary the current in the wire, we find that the deflection in the needle also changes. ठीक है, in fact if the current is increased the deflection also increases. It indicates that the magnitude of the magnetic field produced at a given point increases as the current through the wire increases. समझ में आई बातें कि अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपने मैग्नेटिक कंपास को रखा है और आप धीरे धीरे करंट की मैग्नीट्यूड को उस वायर में बढ़ाते जाओगे तो आप देखोगे कि मैग्नेटिक फील्ड के भी स्ट्रेंथ में आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। सो आप कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट। करंट के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है,
ये पहली बात यहाँ पे हम लोगों ने एक्टिविटी से सीखी। फिर क्या कह रहा है, व्हाट हैपेंस टू द डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल if the compass is moved away from the copper wire but the current through the wire remains the same। कह रहा है कि दूसरा सिचुएशंस ले लेते हैं, हमने करंट को सेम रखा बट मैग्नेटिक कंपास को हम लोग धीरे धीरे वायर से दूर ले जाते रहे। तो जैसे जैसे आप मैग्नेटिक कंपास को आप देखोगे वायर से दूर ले जाते रहोगे, वैसे वैसे उसके निडल में डिफ्लेक्शंस क्या होगा, कम होता जाएगा। और ये निडल का डिफ्लेक्शन का कम होना ये इंडिकेट कर रहा है कि ग्रेजुअली मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है हमारा, जैसे जैसे अवे वी आर मूविंग अवे फ्रॉम द कॉपर वायर द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ग्रेजुअली डिक्रीजेस। दिस प्रूव्स दैट। ठीक है ना। सो यहाँ पे लिखा हुआ है to see this now place a compass at farther point from the conducting wire। What change do you observe? We see that the deflection in the needle decreases, thus the magnetic field produced by a given current in the conductor decreases as distance from it increases। जैसे जैसे डिस्टेंस आप बढ़ाते चले जाओगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, डिक्रीज करता चला जाएगा। सो आप कह सकते हैं कि magnetic field is inversely proportional to the distance of the conductor। as you move away from the conductor your strength of the magnetic field gradually decreases। जैसे जैसे आप कंडक्टर से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे आपके मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। समझ में आ रही है बातें। ठीक है। It can be noticed that the concentric circle represent the magnetic field around the current carrying straight wire becomes larger and larger as we move away from it। जैसे जैसे आप देखेंगे कि आप दूर जाते जाएंगे कंसेंट्रिक सर्किल का रेडियस है धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा और इस तरीके से ये पता चल रहा है कि आपका मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी धीरे धीरे रिड्यूस होता हुआ चला जाएगा। ये सारी बातें समझ में आई या नहीं आई? आ रही है? किसी बच्चे को कुछ भी कंफ्यूजन है तो बताओ। यहाँ तक समझ में आया ना सारे बच्चों को? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर बेसिकली वर्चुअल लाइंस बाय व्हिच वी कैन रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, हम लोग वो वर्चुअल लाइन ड्रॉ करते हैं और इस वर्चुअल लाइन की डायरेक्शंस वगैरह के बारे में, उसका डायरेक्शन को, पैटर्न को कैसे हमने ऑब्जर्व किया, तो हमने आयरन डस्ट को क्या किया, स्प्रिंकल किया था और इस स्प्रिंकलिंग के हेल्प से हमने ये देखा कि जब उसको टैप करते थे तो एक सर्टेन पैटर्न में वो क्या होता था, अरेंज हो जाता था। उसी पैटर्न को हमने क्या किया था कि ट्रेस कर लिया था और वही जो डायरेक्शंस है, वही जो रिप्रेजेंटेशन है, उसी को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ कि अपने प्रेजेंटेशंस के गो थ्रू चलते हैं अब हम लोग थोड़ा सा, और यहीं तक के इंफॉर्मेशन को फिर से पढ़ते हैं ताकि ये दिमाग में धीरे धीरे जाना स्टार्ट। अभी तक आप लोगों के दिमाग में ज़्यादा कुछ गया नहीं है, मुझे ये मालूम है। ठीक है, पर धीरे धीरे करके इंफॉर्मेशन इम्प्लांट की जा सकती है। तो एक बार हम लोग फिर से क्या करते हैं, अब प्रेजेंटेशंस के गो थ्रू चलते हैं, यही सारी चीजें पढ़ेंगे, कुछ भी नया नहीं पढ़ेंगे, यही सारी चीजें पढ़ेंगे, फिर से उसको रिकैप करते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे करके समझ में आने लगे। अभी तक तो कुछ भी मेरे को नहीं लग रहा है, आप लोग के फेशियल इंडेक्स से यही पता चल रहा है, बस आप लोग सुन रहे हो, बट ज्यादा कुछ सीखने, कितना सीख रहे हो पता चल जाए। अभी फिर से रिवाइज करते हैं।
इलेक्ट्रिसिटी 13 है नहीं यहाँ पे, 13 था ना। एक मिनट, एक मिनट। चलो भाई, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दे दो। फिर से अब हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा और उसको कंक्रीट करने का ट्राई कर रहे हैं, उसको और भी ठीक से विजुअलाइज करने का ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, जो चैप्टर पढ़ा उससे बहुत सारा इंफॉर्मेशन आप लोगों को समझ में आया है, बट उसमें क्या दिक्कत आ रही है, जो देखो, जो गैप मैं फील करता रहता हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। जो आप लोग मिसिंग लगता है आजकल के पढ़ाई के पैटर्न में, क्या मिसिंग लगता है कि ऐसे जैसे लगता है कि आप लोग को जितना मैं पढ़ा देता हूँ, फिर उसके बाद उसको आप रिवाइज नहीं करते हो। नेक्स्ट डे मेरे को लगता है कि वहीं से फिर से स्टार्ट कर लेते हो, बट जो आपका काम होना चाहिए ना, जितना उस पर वर्कआउट होना चाहिए कि आधा घंटा जाके उसको पहले रिवाइज किए, क्या होता है एक्चुअल में ट्यूशन पढ़ने का जो उद्देश्य है ना, वो पीछे रह जा रहा है। मुझे जैसा लगता है, मुझे ये नहीं लगता है कि बच्चे को ये एंजाइटी है कि आज अगर सर मालूम है कि हमारा आज का तो साइंस का सेशन है, इतना भी मालूम है। पिछले क्लास में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाया गया था, ये भी मालूम है। बट बच्चे इस चीज का मेहनत नहीं करते हैं कि आज सर जहां तक पढ़ा दिए थे उसके आगे पढ़ाने वाले हैं, तो मैं पीछे का थोड़ा सा, ये सिर्फ अवेयर है ना तो वो कर सकते हैं। 15 से 20 मिनट में देख के जाऊं ताकि जो आगे का लेक्चर है ना उसको कनेक्ट कर पाऊं, क्योंकि साइंस में ऐसा है कि हमेशा ही जो आगे का थॉट प्रोसेस होता है वो पीछे वाले जितने भी थॉट्स हैं उससे इंटरलिंक रहता है, और मुझे वहां पे गैप लगता रहता है। जैसे ही गैप होता है ना पढ़ाई में, तो आप लोगों के फेशियल इंडेक्स से ये पता चलता है कि कुछ भी आपके भेजे में नहीं जा रहा। ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ इतना पता चलता है कि आप बैठ के सुन रहे हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये धीरे धीरे पढ़ाई से ये मान के चलो आपको दूर ले जाए। ये अनअवेयर रहना, ये नहीं कह रहा हूं कि मेहनत बढ़ा दें, आप इतना अवेयर रहो कि क्लास में क्या चल रहा है। ठीक है, आप जिंदगी में उसी चीज को क्या कर सकते हैं कि उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं जिससे आप अवेयर रहते हैं। एक ही अपॉर्चुनिटी सबके आंख के सामने से क्रॉस करती रहती है, दूसरा पकड़ लेता है और पहला इंसान क्या हो जाता है, छूट जाता है, क्योंकि वो अनअवेयर है। ठीक है ना, अनअवेयर को मतलब समझ लो कि तुम्हारे घर में खजाना छिपा हुआ है और तुम बहुत मेहनत कर रहे हो कमाने के लिए, और फाइनली क्या कर देते हो, अपने घर को बेच देते हो। एक दूसरा आदमी जान खरीदता है, उस खजाने को ढूंढ लेता है, और आप निर्धन के निर्धन रह जाते हैं और उसी घर से वो धनवान हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस घर को वो समझना चाह रहा था, वो पूरे तरीके से उस घर को जब खरीदा ना तो अवेयर होना चाहा, उस कोने कोने से वाकिफ होना चाहा, और इस कारण से उसको एक अपॉर्चुनिटी हाथ में लगी कि उसके नीचे में दबा हुआ खजाना था, वो उसको मिल गया। बट आप जिस घर में रहते हो उस घर से कभी दोस्ती ही नहीं करना चाहते।
जो पूरी जिंदगी को आपकी जिंदगी को बदल सकता है, आपके पढ़ाई को बदल सकता है, आपके आने वाले करियर को सेटल कर सकता है, उसके बारे में ईमानदारी से, ईमानदारी जिसको कहते हैं ना, वो एफर्ट्स दिखता नहीं है। ज्यादा और कम की बात नहीं है, इतना पढ़ना या इतना पढ़ना, ईमानदारी की बात है और एफर्ट्स की बात है। एक है बेईमानी की बात और जिसमें एफर्ट्स नहीं होता, ठीक है। और बेईमानी और ईमानदारी यहीं से स्टार्ट होती है। जो बच्चा अपने करियर के लिए ईमानदार नहीं हो सकता है, वो फ्यूचर में किस तरीके से एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं कि वो ईमानदारी पे खरा उतरे। छोटा परेशानी है, एक छोटी बात है ना, कि थोड़ा सा मेहनत करना, अपने लिए जान लगाना, थोड़ा सा कंसर्न रखना कि कौन सा चैप्टर चल रहा है, तो उस चैप्टर के गो थ्रू चल। कुछ चैप्टर आसान होते हैं जिसको अगर नहीं भी कनेक्ट करें ना तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। बट कुछ चैप्टर ऐसे, जैसे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, ये डिमांड कर रहा है आपसे कि आप इसको पढ़ो ही। एक बार इसके लिटरेचर के गो थ्रू जाओ, इसको अंडरलाइन करो, यहाँ से क्वेरी करो। आपका काम क्या है? आप जरा सोचो ना कि हमारा काम क्या है, किस उद्देश्य से मैं पढ़ाई को कर रहा हूँ। आपका उद्देश्य बहुत क्लियर है कि आपको लर्न करना है और इन फ्यूचर में आपको स्टेबल पर्सन बनना है। उसके लिए जो एफर्ट्स होना चाहिए वो आप लगाते ही नहीं है, ठीक है। एक आदमी आप ही के एज में जिंदगी को भी जीता है और जिंदगी से अवेयर भी रहता है। एक आदमी सिर्फ मौज मस्ती में अपना टाइम निकालता रहता है। कुछ बहुत सारे ऐसे बंदे होंगे जो सुनोगे 20-21 में बहुत ज्यादा सफल थे। तो आप जिस समय है ना एक जनरल टाइप की एक्टिविटी कर रहे थे, वो कुछ ऐसा एक्टिविटी कर रहा था जिसमें वो अपने आप को क्रिएट कर रहा था। तो अपने आप को क्रिएशंस में लगाओ। ये उस क्रिएशन का मतलब ये नहीं होता है कि पढ़ाई लिखाई में ही लगे रहना या मूवी वूवी देखना छोड़ देना या दोस्ती नहीं करना। क्रिएशंस का मतलब ये होता है कि अवेयर रहना, ठीक है ना, और उसके चारों तरफ अपने आप को यानी कि काम में लगा के रखना। जैसे आज आपको मालूम है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की क्लास है और सर बार बार कह रहे हैं कि ये कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड है, मगर फिर भी आप जहमत नहीं उठाते हो कि 15 मिनट का टाइम निकाल के, 10 मिनट का टाइम निकाल के, या बस में जब जा रहे हैं तो एक बार इसके लिटरेचर के गो थ्रू जाएं, कुछ क्वेरी पुटअप करें, कुछ समझने का ट्राई करें। जो होता है ना अपना जिल, अपना स्ट्रेंथ, अपना एक तो होता है जबरदस्ती का आपको स्पून फीडिंग करवाए, ठीक है, पढ़ लो पढ़ लो, कर लो, बड़ा आदमी बन जाओ, ये कर लो वो कर लो। एक होता है ना कि शेर में जो इंस्टिंक्ट है वो इंस्टिंक्ट कुत्ते में नहीं आएगा, वो अंदर से ही आता है। मेरे को शिकार करना है, पकड़ के शिकार करना है। और कितने को किसी को सू पकड़ ले पकड़ ले, कहाँ पकड़ता है वो, टेंडेंसी में नहीं है। मैं कहता हूँ शेर वाली टेंडेंसी रखो, सू करने की जरूरत नहीं पड़े आपको। आप अवेयर रहो कि आपको करियर में क्या करना है, आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है ना, तो आप अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हो, कुछ ना कुछ तो करो भाई। कुछ ना कुछ आप कह सको दुनिया को कि मैंने जब खेलते रहते थे बच्चे तो मैंने खेल के साथ ये सारे काम भी किए, मैं अवेयर रहता था सिचुएशन से। ये सिर्फ अवेयर रहना आपकी पढ़ाई को बहुत अच्छा कर देगा। आवर बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। क्लास में अवेयर रहो कि जो क्लास का लेक्चर हो रहा है उसके पीछे को थोड़ा सा समझ के गए ताकि पूरा कल्टीवेट कर सके। 1 घंटे की क्लास में जो टीचर डिलीवर करना चाह रहा है, क्योंकि टीचर को क्या दिखता है ना, ब्लैंक फेसेस दिखते हैं। बहुत दिक्कत आती है कम्युनिकेट करने में। मेरे को वन साइड कन्वर्सन कर पाना कितना मुश्किल होता है। एक बंदा आपके बात में ध्यान ही नहीं दे रहा है, मान लो कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा, आप कंटिन्यूअस बात करना चाह रहे हैं, कितना इम्पॉसिबल होगा। आपका दोस्त कुछ भी आपकी बात सुनने को तैयार, वो खिड़की से इधर देखता रहता है, आप उसके कान में कंटिन्यूअसली कुछ बोल रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। टीचर को ऐसा ही फील होता है जब आप लोग बैठे रहते हैं, क्योंकि उसमें फेस, आपका फेस क्या है ना, दिखाता है, बताता है कि हाँ कुछ नहीं समझ में आ रहा है, बस बैठा हुआ हूँ, सर कुछ बोल रहे हैं, चलो काम की ही बात होगी तो सुन लेते हैं पेशेंस के साथ। ये रिफ्लेक्ट होता रहता है मोस्ट ऑफ द बच्चों से। तो थोड़ा सा एफर्ट्स लगाओ यार, ये पढ़ाई तुमको नीचे नहीं खींचेगा, ये मैं कह रहा हूँ, ये पढ़ाई तुमको आगे ले जाएगा। बट उस पढ़ाई को कल्टीवेट करने के लिए, उस पढ़ाई से कुछ पाने के लिए जिंदगी में कुछ लगाना भी पड़ेगा। अपना जान लगाते ही नहीं हो, थोड़ा सा मेहनत लगाओ। स्कूल सारे बच्चे जा रहे हैं, बट स्कूल जा रहे हो तो स्कूल को पूरे तरीके से वहां पे जो जा रहे हो उसके बेनिफिट को उठाने का ट्राई करो। आपके माँ बाप का पैसा आप ग्रांटेड क्यों ले रहे हो? आप कहते हो कि स्कूल अच्छा नहीं है, ये नहीं अच्छा, आप भी तो अच्छे से नहीं पढ़ते हो, आपकी इक्वली उसमें गलतियां नहीं है क्या, है ना? आप भी उसी सिस्टम के पास।
ठीक है। सो बेसिकली आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए, ट्राई करना चाहिए कि सब कुछ ऑन ट्रैक हो जाए, ठीक है ना। बहुत सारे यानी कि बच्चों का ये कंप्लेन होता है। एक 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 आशुतोष राणा को जानते हो, एक एक्टर है, ठीक है। उसने अपने बचपन की एक एक्सपीरियंस को बताया, बहुत शानदार एक्सपीरियंस सुना और बहुत अच्छा लगा, आप लोगों के बीच में शेयर करता हूँ। आशुतोष राणा को बचपन में जब वो स्कूल जाता था ना, तो कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उसको अच्छा लगता था पढ़ना, पढ़ने को वो एंजॉय करना चाहता था। बट स्कूल में क्या होता है ना कि पढ़ाई को एंजॉयमेंट से कनेक्ट नहीं करते हैं, पढ़ाई को हम लोग बेसिकली मार्क्स से कनेक्ट करते हैं। जो जितना अच्छा मार्क्स ला रहा है ना, वो बच्चा उतना अच्छा है, ठीक है ना। और एक बच्चा पढ़ाई में इंटरेस्ट को शो कर रहा है, पढ़ाई में आगे बढ़ने का ट्राई कर रहा है और भी एक्टिविटी कर रहा है, ड्रामा में पार्टिसिपेट करता है, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, कोई फंक्शंस होता है उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, तो उस सारी चीज़ों का कोई महत्व नहीं है, ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता उसको, पुश नहीं किया। या कोई बहुत अच्छा कविता लिखता है, कविता बोलने का इंटरेस्ट है, कुछ गाने में किसी को ये है, तो उसको आगे पुश नहीं करते हैं। तो क्या हुआ, आशुतोष राणा भी इसी तरीके का था कि उसको बेसिकली पढ़ाई में उन सारी चीज़ों में जहाँ से लर्निंग हो उसमें मजा आता था, ठीक है ना। तो एक दिन आया और बैग बुक फेंक दिया कि मम्मा स्कूल स्कूल का सिस्टम खराब है, ये है वो है, तो स्कूल नहीं जाना है। तो वहाँ पे तो सब नंबर के ही पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है ना। सो खराब है स्कूल, सो मैं नहीं जाऊँगा। तो फिर मम्मा उसको समझाई, उसको बताई कि देखो तुम्हारे इस डिनायल मोड से कुछ भी चीज़ें बदल नहीं सकती, और ना तुम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो, ठीक है ना, लड़ना पड़ता है। तो उसने बोला कि लड़ो, अपने सिचुएशन से लड़ो, ठीक है ना, अपने स्कूल में जो भी चीज़ें हैं उससे लड़ो। तो बोलता है लड़ने का मतलब होता है मारपीट करना, तो कहा कि मारपीट करना लड़ने का मतलब नहीं होता है, ठीक है, किसी को एक झापड़ मारना ये तो मारपीट करना है, और लड़ना एक अलग चीज़ है, लड़ना एक पॉजिटिव चीज़ होती है। लड़ाई करने का मतलब होता है किसी चीज़ को मैं बदलना चाहूँ, ठीक है। लड़ने का मतलब नहीं होता है एक दूसरे को उठा के पटक देना, ठीक है ना। लड़ने का मतलब होता है कि अपनी परिस्थितियों के आगे बढ़ने का ट्राई करना, उसको रेक्टिफाई करने का ट्राई करना, उसी में समाधान ढूंढना, ठीक है ना। सो भागने से कभी भी सिचुएशंस का हल नहीं मिलने वाला है। पढ़ाई से आप भागोगे, ये मत समझना कि जिंदगी में कुछ मिल जाएगा, पढ़ाई के भागने से आप और पीछे चले जाओ, ये जान लो। बट पढ़ाई से अगर लड़ोगे तो आप आगे बढ़ सकते हो, इसमें पूरा चांस है, बहुत सारी चीजें बदल सकती है, बहुत सारी चीजें आप सीख सकते हो, ठीक है ना। चैलेंज तो उसमें है ना जो नहीं आता है, जो चीजें आती है उसमें क्या चैलेंज है, ठीक है ना। तो पढ़ाई को थोड़ा सा पढ़ाई में अवेयर रहा करो, थोड़ा सा पढ़ के आया करो, थोड़ा सा जान लगा के आया करो, थोड़ा सा मैथ्स बना के आया करो, थोड़ा सा टाइम निकाल के। और मैं नहीं कह रहा हूँ घंटे भर का टाइम निकाल लो यार, 15 मिनट का टाइम तो निकाल ही सकते हो, नहीं निकाल सकते हो कि आने के पहले कोई बच्चा 15 मिनट फटाफट उसको पढ़ के और तैयार कर ले। इवन यहाँ पे तुम पहले 15 मिनट का एक शेड्यूल बना लो कि मैं इंस्टीट्यूट में 15 मिनट पहले पहुंचूंगा और 15 मिनट उन सारी चीजों को पढ़ूंगा जो जिसको सर पढ़ाने वाले हैं। देखो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ जाएगी, इसको तो इंश्योर करा ही जा सकता है। बट आप क्या करते हो, 5 मिनट लेट आना प्रेफर करते हो, ठीक है, 10 मिनट एकदम निक टाइम पे पहुंचना प्रेफर करते हो। यानी कि वो जो रुझान होना चाहिए ना अपनी पढ़ाई को ठीक करने के लिए, जो कॉन्टिन्यूअस ऑनेस्ट एफर्ट्स होना चाहिए, वो नहीं है। जब कॉन्टिन्यूअस एफर्ट्स नहीं है तो कहाँ से वो सारी चीजें सुधर जाएगी और अच्छी हो जाएगी, ठीक है। जिस चीज में हम लोग एफर्ट्स ही नहीं लगा रहे हैं और सपना देख रहे हैं कि वहां पे अच्छे मार्क्स आ जाए और कुछ अच्छा हो जाए, ठीक है ना। तो अच्छा करने के लिए थोड़ा सा अच्छा एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, इतना लेलिएंट वे में आके सिर्फ बैठ जाने से चीजें नहीं होगी, थोड़ा सा उसमें जान लगाना। मैं कैसे पीछे मेरा जाने का मकसद जानते हो, क्योंकि तुम्हारे फेस से लग रहा है कि कुछ नहीं समझ में, तुम लोग के फेस को ये प्रेजेंटेशन इसलिए खोलना पड़ गया ना कि कुछ कनेक्ट में कर पाऊँ, कुछ चीजें तुमको समझा पाऊँ, कि कुछ लिख पाओ, ठीक है, थोड़ा सा मेहनत लगाओ यार। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शंस पढ़ते हैं और ये समझते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है कि, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, द टर्म मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मीन्स दैट एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन वायर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। कह रहा है पहले इसका मतलब ही समझ लेते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है। तो इसका मतलब ये बता रहा है कि किसी भी करंट, किसी भी वायर से अगर करंट फ्लो कर रहा है
तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट किया जाएगा और इसी को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दूसरे पॉइंट में लिखा है अ करंट फ्लोइंग इन अ वायर ऑलवेज गिव्स राइज टू अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ही कह सकते हैं, विच मीन्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसेस मैग्नेटिज्म, जिसका मतलब है इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा, मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस करेगा। हम लोग यही मान के चलते हैं कि एक मैग्नेट ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखा सकता है, बट यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि एक मूविंग चार्ज भी या एक करंट कैरिंग कंडक्टर का भी जो बिहेवियर होगा वो कैसा होगा, एक मैग्नेट का जैसा होगा। और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिज्म कहते हैं। चूंकि यहाँ पे मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू प्रोड्यूस किया जा रहा है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोला गया है। ठीक है। इन द फिगर द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास, अब इस चीज को कैसे एक्सपीरियंस किया जाए या कैसे रियलाइज किया जाए, कैसा होता है। ठीक है, ये थ्योरेटिकली मैंने बताया कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अब क्या करो, एक कंपास को यूं ही आप ऐसे करके रखो तो उसके निडिल में डिफ्लेक्शंस नहीं आए, उसका निडिल ऑटोमेटिकली क्या होगा, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शंस में अलाइंड हो जाएगा। ठीक है, बट अलाइंड होने के बाद कोई भी डिफ्लेक्शंस नहीं आएगा। बट अगर कोई आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है यहाँ पे, जैसे आपने करंट फ्लो करवाया है, तो आप देखोगे उसके अलाइनमेंट में डिफ्लेक्शंस आएगा, वो उसको इन्फ्लुएंस करेगा। तो कोई ना कोई इफेक्ट तो जरूर प्रोड्यूस कर रहा था, जिसके कारण इस कंपास निडल में क्या आया है, डिफ्लेक्शंस आया है। और ये कंपास निडल का डिफ्लेक्शन इस बात को प्रूव करता है कि किसी भी कंडक्टर से अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ये बातें समझ में आई या नहीं आई? जिस तरीके से किसी भी कंडक्टर के थ्रू अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई जाए तो वो कंडक्टर क्या करता है, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है या नहीं करता है। किसी भी वायर से आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाते रहो 1 घंटे तक, फिर वायर को आप पकड़ के देखो, वायर गर्म होगा या नहीं होगा। या किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है तो वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट गर्म होगा या नहीं होगा। ये पंखा हमारा काफी देर से चल रहा है, क्या ये गर्म होगा या नहीं गर्म होगा। तो किसी भी अगर कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है तो वो हीट प्रोड्यूस करता है और इस इफेक्ट को हम लोग कहते हैं हीटिंग इफेक्ट। तो इसको एक्सपीरियंस कर पाना बहुत आसान है, इसको आप हाथ से छू के भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बट किसी भी कंडक्टर से अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है या मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, इसको एक्सपीरियंस कर पाना इतना आसान नहीं है। कैसे एक्सपीरियंस करेंगे, तो एक कंपास नीडल प्लेस करेंगे। जैसे ही कंपास नीडल आप प्लेस करोगे, ठीक है, कंपास प्लेस करोगे तो उसके नीडल में डिफ्लेक्शंस आएगा, यूं ही डिफ्लेक्शंस नहीं आता है, बट जहां पर भी मैग्नेटिक इफेक्ट होगा वहां पे उसके नीडल में क्या आएगा, डिफ्लेक्शंस आएगा। और इसका ये डिफ्लेक्शंस आना क्या प्रूव करता है कि हर एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, समझ में आया? कोई अगर पूछे कि किसी भी वायर से अगर इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो कर रहा है तो आपसे पूछे कि क्या क्या इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है ये वायर, तो आप कहोगे 2 तरीके का इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है ना, अगर किसी भी वायर से करंट फ्लो कर रहा है तो वायर 2 तरीके का इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, एक तो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा और दूसरा मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। हीटिंग इफेक्ट हम लोग टच करके एक्सपीरियंस कर पाएंगे, बट मैग्नेटिक इफेक्ट हम कैन एक्सपीरियंस विद द हेल्प ऑफ द कंपास। कंपास को जब आप उसके विसिनिटी में, उसके नियर बाय आप प्लेस करोगे तो उस कंपास निडल में क्या आएगा, डिफ्लेक्शंस आएगा। और ये डिफ्लेक्शंस का आना ये शो करेगा, कर रहा है कि अगर किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर से वो करंट फ्लो कर रही है तो उस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, पहले तो नॉर्थ की तरफ था, बट ये जो इन्फ्लुएंस है इसके कारण ये क्या नॉर्थ में रह पाएगा, क्योंकि उसके मैग्नेटिज्म से इसका मैग्नेटिज्म क्या है, ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो ये इसको डिफ्लेक्ट कर देगा ना। ठीक है ना, क्योंकि मान लो कि डिफ्लेक्ट कर रहा है, हो सकता है इसका साउथ हो इस डायरेक्शन में, तो इसका नॉर्थ क्या होगा, इधर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। अगर इसका नॉर्थ इधर है और दूसरे भी मैग्नेट का नॉर्थ इधर ही है और उसी तरीके का इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है तो उसे वो अवे जाना चाहेगा। तो बेसिकली वो जिस डायरेक्शन में पहले था उस डायरेक्शन में अब नहीं रहता। समझ में आई बात या नहीं भाई, आ रही है? अब आगे बढ़ते हैं।
अब है मैग्नेट के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा, मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में समझिए। मैग्नेट क्या है? अब मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट द पीसेस ऑफ iron, steel, nickel and cobalt. It has two poles at ends, south and north pole. The like magnetic poles repel each other and unlike magnetic pole attract each other. ये पहले भी हम लोगों ने पढ़ रखा है और ये पहले से भी हम लोग 8th में ऐसा हम लोगों ने पढ़ रखा है कि अगर कभी भी बार मैग्नेट को आप प्लेस करो और इस तरीके से प्लेस करो कि दो बार मैग्नेट का एक का नॉर्थ दूसरे के साउथ के पास है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, बट एक का नॉर्थ दूसरे के नॉर्थ एंड की तरफ है तो वो एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा। ये पहले से पढ़ रखा है। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या है? तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में लिखा है द स्पेस surrounding a magnet in which the force of attractions and repulsions is exerted is called magnetic field. So magnetic field is the region around the magnet where you can experience the magnetic force. यहाँ पे आप मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कैसे एक्सपीरियंस करेंगे? तो यू कैन एक्सपीरियंस इट विद द कंपास और विद द प्लेसिंग द आयरन नेल और आयरन लाइक सब्सटेंस, जैसे कोबाल्ट निकल को अगर प्लेस करोगे या आयरन को प्लेस करोगे या स्टेनलेस स्टील को प्लेस करोगे तो वहां पे स्टेनलेस स्टील को क्या आप देखोगे, आपको लगेगा कि वो अपनी तरफ खींच रहा है और जहां तक उसको खींचता रहेगा। ठीक है, आपने कंपास यहाँ पे मान लो कि मैग्नेट रखा, अब यहाँ पे रखा आयरन नेल को खींच लिया, यहाँ पे रखा, आपको लग रहा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा दूर लेते जाओ तो एक सर्टेन एक्सटेंट के बाद वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करना बंद कर दोगे, तो कह सकते हैं कि वहां तक इस मैग्नेट ने अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया। सो हर एक मैग्नेट अपने सराउंडिंग में एक फील्ड प्रोड्यूस करता है जहां पे आप मैग्नेटिक इफेक्ट को एक्सपीरियंस कर सकते हैं या आप कह सकते हो जहां पे आप मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हो। और ये एक्सपीरियंस कैसे करेंगे? तो मैग्नेटिक कंपास के थ्रू कर सकते हैं, दूसरे मैग्नेट को प्लेस करके कर सकते हैं या आयरन लाइक सब्सटेंस को प्लेस करके कर सकते हैं। आपके हाथ को नहीं अट्रैक्ट कर लेगा, कॉपर को अट्रैक्ट नहीं करेगा, बट आयरन लाइक सब्सटेंस आप रखोगे तो आपको साफ ही आपको ये पता चलेगा कि उस पर एक फोर्स लग रहा है। ठीक है, अनसीन फोर्स होता है, नॉन कॉन्टेक्टिंग फोर्स है। ठीक है, सो वो रीजन जहां तक ये फोर्स एक्सपीरियंस किया जा सकता है उसी रीजन को हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो सारे बच्चे ये बता पाओगे या नहीं बता पाओगे? ठीक है, अब हम लोग समझते हैं मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। सो अ कंपास नीडल इज ए स्मॉल बार मैग्नेट। एक कंपास नीडल क्या है? आपका छोटा सा बार मैग्नेट ही है। इट्स एंड्स पॉइंट टुवर्ड द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। इट गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट। और जब भी बार मैग्नेट के पास लाओगे तो इसके कंपास नीडल में क्या आएगा? डिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो। ठीक है, so the end pointing toward the north is called the north seeking और north pole। अब मान लो कि कोई बार मैग्नेट है तो बार मैग्नेट का आप कैसे पोल डिसाइड करोगे कि कहाँ पे नॉर्थ पोल है कहाँ पे साउथ पोल है? जनरली बार मैग्नेट आप जब खरीद के लाते हो तो इस तरीके से आपका नॉर्थ और साउथ मार्क रहता है, बट आपको मार्क नहीं है, आपको प्लेन बार मैग्नेट मिल गया तो आप कैसे कैसे पता चलेंगे? तो बार मैग्नेट को आप फ्रीली सस्पेंड कर लो थ्रेड के हेल्प से, आप देखोगे वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपने आप को क्या करेगा? अलाइन करेगा, क्योंकि अर्थ भी हमारा क्या है? एक मैग्नेट ही। ठीक है ना? और इस कारण से बार का जो हमारा बार मैग्नेट है का वो एंड जो नॉर्थ के डायरेक्शन में होगा उसको नॉर्थ पोल कहेंगे और जो साउथ के डायरेक्शन में होगा उसको साउथ पोल कहेंगे या साउथ सीकिंग पोल कहेंगे। ठीक है, तो उसी फैक्ट को लिख रहा है द एंड पॉइंटिंग टुवर्ड द नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ सीकिंग पोल and the other end pointing toward the south is called the south seeking. Like poles of the magnets repel and unlike poles attract each other। यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स लेके समझाया गया कि यहाँ पे देखो कि एक बार मैग्नेट को आपने फ्रीली सस्पेंड किया है जिसका नॉर्थ एंड यहाँ पे है और दूसरा बार मैग्नेट को आप ला रहे हो जिसका क्या है? एक का साउथ एंड है दूसरे का नॉर्थ एंड है, तो ये एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। बट इसी तरीके से आप एक फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट के नॉर्थ एंड की तरफ दूसरे बार मैग्नेट का नॉर्थ एंड लाओगे तो ये इससे क्या होगा? दूर जाना चाहेगा। यहाँ पे देख रहे हो ये इसके पास जाना चाह रहा है और ये इसके दूर जाना चाह रहा है। सो इस कारण से लिखा हुआ है लाइक पोल्स ऑफ द मैग्नेट्स रिपेल एंड लाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। तो एक्सपेरिमेंट टू ऑब्टेन द मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब किसी भी बार मैग्नेट के सराउंडिंग में किस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जाता है या किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसके बारे में हम लोग समझते हैं।
So fix a white paper on a drawing board and place a bar magnet in its center. एक drawing board पे आपको क्या करना है, एक bar magnet इसके center पे रखना है, ठीक है। Sprinkle the some iron filling uniform around the bar magnet. आपको bar magnet के चारों तरफ स्प्रिंकलर के हेल्प से क्या करना है, आयरन फिलिंग का स्प्रिंकलिंग कर देना है, जैसा कि यहाँ पे कर रखा है, ठीक है। इसके बाद टैप द बोर्ड जेंटली, आयरन फिलिंग नियर द मैग्नेट अलाइन अलोंग द फील्ड लाइंस। सो आयरन फिलिंग क्या होगा, अपने आप को जैसे इसको टैप करोगे, पहले स्प्रिंकल कर दो और स्प्रिंकल करने के बाद इसको टैप करो। पहले तो स्प्रिंकल कर दिया चारों तरफ, बट टैपिंग करने के बाद आप देखोगे कि ये जो आपका पूरा आयरन फिलिंग है एक पर्टिकुलर पैटर्न में अलाइन हो जाएगा, जिसको और कंट्रास्ट करके नीचे में दिखाया गया है। तो आपको साफ पता चल रहा है कि इस तरीके का कुछ पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, इस तरीके का पैटर्न दिखता हुआ ना, और इसी पैटर्न को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। इसी पैटर्न को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। सो यहाँ पे कह रहा है टैप द बोर्ड जेंटली, आयरन फिलिंग नियर द magnet aligned along the field lines region. The magnet exert an influence in its surrounding, so the iron filling experience a force making them to arrange in a pattern. क्या होता है कि मैग्नेट उस आयरन फिलिंग पे फोर्स लगाता है, और इसी मैग्नेट के फोर्स के कारण आयरन फिलिंग आपका एक सर्टेन पैटर्न में क्या हो रहा है, अलाइन हो रहा है। अब यहाँ से कंक्लूजन्स कुछ ड्रॉ किए, क्या लिखा, द एरिया अराउंड अ मैग्नेट that has the magnetic force is called the magnetic field. Area around the magnet that has the magnetic force is called magnetic field. वैसा एरिया मैग्नेट के चारों तरफ जहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उस एरिया को हम लोग क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। एंड द लाइन अलोंग विच द आयरन फिलिंग अलाइन देमसेल्फ रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, तो जिस पैटर्न में मैग्नेट आपका आयरन फिलिंग अलाइंड हुआ अपने आप को किया है, उसी पैटर्न को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं, ठीक है। यहां तक सारे बच्चों को समझ में आया या नहीं आ रहा है, आगे बढ़ जाए। अब आगे कह रहा है एक्सपेरिमेंट टू ऑब्टेन द मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब क्या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, जरा हम लोग इसके बारे में अब पढ़ते हैं। ये तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न क्या होगा इसके बारे में हम लोगों ने समझ लिया है, बट क्या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इसको कैसे इंश्योर करेंगे। तो कह रहा है प्लेस अ बार मैग्नेट ऑन व्हाइट पेपर फिक्स्ड ऑन द ड्राइंग बोर्ड, मेक द बोर्ड mark the board of the magnet, place a compass near the north pole of the magnet and south pole of the needle, point toward the north pole of the magnet, mark the position to end of the needle. Now move the needle to the new position such that its south pole occupies the position of the previous. ठीक है, क्या कह रहा है, so now move the needle to the new position such that its south pole occupies the position previously occupied by the north pole. In this way, proceed the step by step till reach the magnet south pole. Join the point marked on the paper by the smooth curve. This curve represents the magnetic field lines. Repeat the above procedure and draw the many lines. These lines are called the magnetic field lines. The deflections in the compass needle increases as the needle is moved toward the pole. अब क्या कह रहा है कि आप क्या करो, यहाँ पे मैग्नेटिक कंपास रखो। आप देखोगे कि मैग्नेटिक कंपास जैसे ही यहाँ पे प्लेस करोगे आप, तो ये पाओगे कि मैग्नेटिक कंपास का जो नॉर्थ एंड होगा वो इधर होगा, और नहीं, जो साउथ एंड होगा वो इधर होगा, नॉर्थ वाला क्या होगा, इधर होगा या नहीं होगा, क्योंकि साउथ क्या होगा, नॉर्थ की तरफ होगा। आदित्य सो गई, बहुत नींद आ रहा है, नींद आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लेस करोगे तो बताओ इसका नॉर्थ नॉर्थ किस डायरेक्शन में होगा, ऊपर होगा, और साउथ क्या होगा, नीचे होगा, क्योंकि ये नॉर्थ इधर है। फिर से अगर यहाँ पे प्लेस करेंगे, नॉर्थ इधर होगा, साउथ इधर होगा, फिर से नॉर्थ इधर होगा, साउथ इधर होगा, नॉर्थ इधर होगा, साउथ इधर होगा, नॉर्थ इधर, साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, फिर इधर नॉर्थ और इधर साउथ, ठीक है ना, क्योंकि इसका साउथ है तो यहाँ पे क्या होगा, नॉर्थ ही होगा कि नहीं।
तो इस कारण से अगर हम लोग इस तरीके से इसको कनेक्ट करेंगे तो नॉर्थ का डायरेक्शन क्या है, ये है कि नहीं। सो आउटसाइड द बार मैग्नेट हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। बट इनसाइड द बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड का लाइंस का डायरेक्शन क्या होता है, साउथ टू नॉर्थ होता है, ये पिछले क्लास में बताया था, ठीक है। इनसाइड द बार मैग्नेट इसका डायरेक्शन कैसा होगा, तो ऐसे होगा, साउथ से नॉर्थ की तरफ। बट आउटसाइड द बार मैग्नेट इसका डायरेक्शन कैसा होगा, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। और इसी तरीके से मैग्नेटिक कंपास ने, कंपास को अगर आप यहाँ प्लेस करो, यहाँ प्लेस करो, यहाँ प्लेस करो, ऐसे प्लेस करो, तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का आपको पैटर्न मिलेगा। और इसी पैटर्न को हम लोग कह सकते हैं कि बार मैग्नेट के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसका रिप्रेजेंटेशन। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो इसको तैयार कर लेना है, ठीक है। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अनिका और अनिकेत, आप लोग को समझ में आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा 2-3 मिनट रुक के फिर स्टार्ट करते हैं। कल का फिर से छुट्टी रहेगा, मंडे से क्लास होगी फिर से, ठीक है। मंडे से कंटिन्यूअस क्लास लगनी स्टार्ट होगी। नेक्स्ट पोजीशन में होता है हमारे इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। हाँ, क्या हुआ, बंद कर दे और थोड़ा सा बढ़ा दे टेम्परेचर, ठंड लग रही है।